सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवैस खान और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल अवैस फ्री लर्निंग में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो जो कि फिजिक्स का क्लास 9 का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी था, उसका पार्ट 2 था, वो जरूर देखी होगी, जिसमें हम लोगों ने बात किया था ओम्स लॉ और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और अच्छी तरीके से समझा था कि किस किस तरह से जो है सवाल आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो जरूर जाके चेक कीजिएगा। तो खैर आज की जो वीडियो हमारी वो हमारा फिजिक्स का क्लास 9 का इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें हम लोगों ने बात करना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में और साथ ही साथ हम लोग समझने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो चलिए फिर बिना अपना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूं वो आप तक इंस्टेंटली पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फटाफट से हम लोग समझ लेते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में और किस तरह से आप लोगों को सवाल आने वाला है एग्जाम में, उसके बारे में ए टू जेड पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज समझेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने डायग्राम मैंने यहाँ पे पहले से ही बना लिया है ताकि हमारा जो है एक्स्ट्रा टाइम इसमें वेस्ट ना हो। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं इस चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट मूव करता है तो वो टकराता है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ और पॉजिटिव आयंस के साथ भी टकराता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा इस कंडक्टर के थ्रू एक साइड से दूसरे साइड, वन पार्ट से दूसरे पार्ट फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपस में भी टकराएगा एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से। और जो वहां पर पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है उस कंडक्टर में, जैसे कि यहाँ पर जितना पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है उससे भी आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टकराएगा। अब देखिए इन कॉलिजन्स की वजह से यहाँ पर जो टकराव होता है उनकी वजह से क्या होता है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो है इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है उसमें धीमापन आ जाता है, वो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या ऑपोजिशन होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को स्लो डाउन कर देता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कम कर देता है। ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्शन ये चूंकि आपस में टकराता है तो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है, धीमा हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। तो आपको मैं समझा दूं कि जिस प्रॉपर्टी की वजह से जो है कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज किया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। सो यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन, मैं डिक्टेट कर देता हूं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने डिक्टेट कर दिया, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और फिर से मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं धीरेन एम जोशी की किताब से पढ़ा रहा हूं, वही सेम किताब से। आज मेरे पास बुक है नहीं तो मैं ऐसे ही पढ़ा ले रहा हूं यहाँ पे। तो अगर आपके पास रत्ना सागर पब्लिकेशन की किताब है धीरेन एम जोशी की तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। ऑलमोस्ट सिलेबस A to Z मैं सेम पढ़ा रहा हूँ, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है सवाल। अब देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि रेजिस्टेंस जो है उसको R लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, R लेटर से उसको हम लोग डिनोट करते हैं और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी का मैं पहले ही आप लोगों को मतलब समझा चुका हूं कि इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन। जब भी आप रेजिस्टेंस लिखेंगे तो उसमें डायरेक्शन को नहीं दिखाएंगे, that's why it is a scalar quantity. It requires only magnitude. It does not require direction. अब देखिए फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के यूनिट की। तो मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है, अगर हम लोग बात कर ले इसके एसआई यूनिट की, तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है, ये मैं आपको बता दूं। और ये सवाल आपको इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और ये ओम हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ कहता है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाय I होता है। ओम्स लॉ के हिसाब से रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय I मतलब करंट। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपका 1 वोल्ट है तो करंट जो होगा आपका 1 एम्पियर होगा। ये तो हम लोग जानते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट होगा तो करंट आपका कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। तो रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस भी हम लोग कहेंगे वहां पर कि 1 ओम होगा। तो याद रखिएगा अगर इसका वैल्यू 1 होगा तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, और अगर इस दोनों का वैल्यू 1 होगा तो इसका भी वैल्यू 1 होगा।
तो अगर आप लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसका 1 वोल्ट है वैल्यू, ठीक है, इसका 1 वोल्ट है और इसका 1 एम्पियर है, इसका 1 एम्पियर है, तो यहां पर रेजिस्टेंस जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 ओम। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं आसानी से कि ये 1 ओम जो होता है ये बराबर होता है 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर की। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर 1 ओम को आप लोगों को डिफाइन करने के लिए आ जाएगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली सवाल आ जाता है एग्जाम में कि डिफाइन 1 ओम। तो पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं कि 1 ओम होता क्या है और फिर मैं डेफिनेशन आप लोगों को इसका लिखा दूंगा। अब देखिए 1 ओम जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, जिसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है 1 वोल्ट का वो अप्लाई किया जाता है उसके दोनों एंड पे। फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है तो इसका जो दोनों एंड है इस पे आपका 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई होता है और 1 एम्पियर का करंट जो है उस कंडक्टर में फ्लो करता है। कितने एम्पियर का? 1 एम्पियर का करंट जो है उस कंडक्टर में फ्लो करता है और 1 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका उसके एंड्स में अप्लाई होता है। तो इसी का मतलब होता है 1 ओम। ये रेजिस्टेंस होता है वो जो कंडक्टर ऑफर करता है। तो 1 ओम का यही मतलब होता है। नाउ यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। 1 ohm is the resistance of a conductor such that when potential difference of 1 volt is applied to its end, a current of 1 ampere flows through it. A current of 1 ampere flows through it. So I hope you guys understand till here. So now I think I shall rub it, and now we'll talk about sources of electric current. अब चलिए फटाफट से हम लोग समझ लेते हैं सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के अलग अलग सोर्सेस के बारे में समझ लेते हैं। अब देखिए बहुत सारा अप्लायंस जो होता है जो हम लोग अपने रोजाना हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इस वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट के सोर्सेस की जरूरत होती है ताकि हम लोग अपना काम कर सकें। इसलिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है ताकि हम लोग उन अप्लायंस को जो है ऑपरेट कर सके या जस्ट टू मेक देम वर्क। फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि ड्राई सेल्स जो होता है उसका इस्तेमाल हमारा टॉर्चेज में किया जाता है और ट्रांजिस्टर्स में किया जाता है, ट्रांजिस्टर रेडियोज में किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ताकि उनका यूज किया जा सके इन ऑर्डर टू मेक देम वर्क। अब देखिए अलग अलग सोर्सेस के बारे में हम लोग जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के। और सबसे पहला जो सोर्स है आपका वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में बहुत सारा आ सकता है, जैसे कि वोल्टाइक सेल आ सकता है, आपका डैनियल सेल आ सकता है। ये भाई साहब साइंटिस्ट थे, अपने नाम पे रखा है इन्होंने, डैनियल सेल, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर एक और सेल है जो कि ड्राई सेल है। ये तीनों का तीनों आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में ही आता है। अगले वाले के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के दो एग्जाम्पल को डायग्राम के साथ समझ लेते हैं। एक हम लोग वोल्टाइक सेल को समझ लेंगे और एक हम लोग ड्राई सेल। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वोल्टाइक सेल जो है वो बना लिया है, जो कि आपका एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है कैथोड पे, जो कि आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और ये आपका एनोड है जो कि आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अब कैथोड पे हम लोग कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं और एनोड पे हम लोग जिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये है आपका इस तरफ से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। और ये आपका कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है, ये आपका कन्वेंशनल करंट है, ठीक है। ये आपका कन्वेंशनल करंट का एग्जांपल है। और ये आपका कन्वेंशनल करंट है।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैथोड पे यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे किस तरह से हाइड्रोजन बबल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर वोल्टाइक सेल में हो रहा है और इस तरह से आपका करंट जो है फ्लो हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो एक ऐसा एपरेटस होता है जिसका इस्तेमाल आपका इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब देखिए बहुत सारा केमिकल सब्सटेंस जो होता है जो कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है, इसमें बहुत सारा केमिकल चेंजेस होता है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस की वजह से इस तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में बहुत सारा केमिकल चेंजेस जो है वो यहाँ पर होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इस वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने जो वोल्टाइक सेल बना के रखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस वजह से स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने बना रखा है वोल्टाइक सेल विच इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये यहाँ पर क्या करता है कि ये यहाँ पर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल करंट में, इलेक्ट्रिक करंट में। यानी यहाँ पर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को, जमा केमिकल एनर्जी को ये क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, या फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देता है। यही काम होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का या फिर वोल्टाइक सेल का जो हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा है। अब देखिए इससे पहले कि हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में डिस्कस करें, हम लोग को ये जानना जरूरी है कि कुछ न्यू टर्म्स के बारे में, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोड्स में कैथोड और एनोड क्या होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। अब देखिए जो सब्सटेंस कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को मोल्टेन स्टेट में, ठीक है, या फिर जब पानी में डिसॉल्व है, मोल्टेन स्टेट मतलब एक मिनट, मोल्टेन स्टेट का मतलब हुआ कि किसी सॉलिड का लिक्विड फॉर्म। तो कोई ऐसा सब्सटेंस जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जब वो मोल्टेन स्टेट में होता है या फिर जब पानी में डिसॉल्व होता है, उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यू कैन नोट डाउन, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, आप नोट कर लीजिए। अ सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी when in molten state or when dissolved in water is known as electrolyte। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और अमोनियम क्लोराइड पेस्ट जो है इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट, एज इलेक्ट्रोलाइट। सो यू कैन नोट डाउन सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड अमोनियम क्लोराइड पेस्ट। ये 4 एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा, इसमें से कम 2 एग्जांपल तो जरूर याद रखिएगा। Such type of questions can be asked that give any 2 examples of electrolytes which can be used। अब देखिए मेटल स्ट्राइप्स या फिर जिसको हम लोग कार्बन रॉड कह सकते हैं, कार्बन रॉड्स जिसके थ्रू करंट लीव करता है और सेल में एंटर करता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये और ये हमारा जो आप देख रहे हैं इस वोल्टाइक सेल में, ये और ये हमारा इलेक्ट्रोड्स है, ये भी और ये भी हमारा दोनों का दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड्स है। अब मैं आपको बता दूं कि ये दोनों आपका मेटल स्ट्रिप्स है या फिर ये कार्बन रॉड है, ये दोनों चाहे ये हो, ये दोनों आपका क्या है, कार्बन रॉड है जिसके थ्रू आपका करंट जो है वो लीव करता है और फिर सेल में एंटर करता है। ठीक है, ये जो आप सेल देख रहे हैं इसमें आपका एंटर करता है करंट इसी के थ्रू, जहां से करंट लीव करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। द मेटल स्ट्राइप्स थ्रू विच करंट लीव्स एंड एंटर्स द सेल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। अब देखिए इलेक्ट्रोड्स वो सरफेस होता है जहां पर आपका केमिकल रिएक्शन जो होता है सेल में होता है। ठीक है, where the chemical reaction takes place, इलेक्ट्रोड्स वो जगह होता है जहां पर आपका एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन होता है। अब देखिए इलेक्ट्रोड्स 2 तरीके का होता है, आपका एनोड होता है और कैथोड होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होता है ये भी आपका 2 तरीके का हो सकता है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका 2 तरीके का होता है, तो एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। अब इट कैन बी ऑफ 2 काइंड्स, एक होता है आपका प्राइमरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। तो चलिए फटाफट से दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब ये सबसे पहला वाला जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, फर्स्ट काइंड इज प्राइमरी सेल। अब देखिए प्राइमरी सेल्स क्या होता है, इससे किस तरह से सवाल आएगा। मैं बता दूं कि एक ऐसा सेल जिसमें आपका केमिकल रिएक्शन जो होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और इस चीज को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। मतलब जो एक बार आपका केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया,
वो वापस से रिवर्स नहीं हो सकता है। यानी केमिकल एनर्जी जो है जिसको यहां पर कन्वर्ट कर देता है ये प्राइमरी सेल किस चीज में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसको वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता है। यानी कि इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस से इसमें कन्वर्ट, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये आपका इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब कैन नॉट बी रिवर्स बैक, वापस से इसको इसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह का जो सेल होता है इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेल। इस वजह से एक बार अगर केमिकल जो है वो प्राइमरी सेल में इस्तेमाल हो जाता है तो सेल्स जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद वो काम नहीं करेगा। सिंपल वोल्टाइक सेल की अगर हम बात करें या लेक्लैंके सेल या फिर डैनियल सेल, ड्राई सेल, ये सारे का सारा प्राइमरी सेल है। तो इसका एग्जांपल मैं लिखा देता हूं आपको। इसका एग्जांपल आपका सिंपल वोल्टाइक सेल है। इसका एग्जांपल आपका सिंपल वोल्टाइक सेल है। एग्जांपल पूछेगा आप लोगों को एग्जाम में, सबसे पहले तो बोलेगा आप लोगों को डिफाइन कर दीजिए प्राइमरी सेल क्या है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन। और एक्स्ट्रा में आपको पूछ देगा कि इसमें कोई 2-3 एग्जांपल दे दीजिए। तो एक आपका सिंपल वोल्टाइक सेल हो गया, दूसरा आपका हो गया लेक्लैंके सेल, लेक्लैंके सेल, ठीक है। और 2 अगर एग्जांपल और आप लोग दिमाग में रखना चाहते हैं तो मैं लिखा देता हूं, डिक्टेट कर देता हूं, डैनियल सेल और ड्राई सेल। इसके अलावा डैनियल सेल और ड्राई सेल। So you can note down the definition of primary cell. A cell in which the chemical reaction which convert chemical energy into electrical energy which cannot be reversed is called a primary cell. तो चलिए फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेल के बारे में, जो कि हमारा आज का आखिरी टॉपिक होने वाला है। सेकेंडरी सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या करता है, देखिए बहुत सिंपल सा डिफरेंस। अगर आप लोगों को प्राइमरी सेल याद है तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को सेकेंडरी भी याद हो जाएगा। ऐसा सेल जिसमें केमिकल रिएक्शंस जो होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और फिर इट कैन बी रिवर्स बैक। यहां पर तो रिवर्स नहीं हो पा रहा था ना, लेकिन सेकेंडरी सेल के केस में रिवर्स हो जाएगा। इस वजह से सेकेंडरी सेल जो होता है उसको रिचार्ज कर सकते हैं हम लोग फिर से। इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर रिचार्जिंग। अब देखिए यहां पर भी सही से सेम चीज हो रहा है आपका। यहां पर भी आपका केमिकल एनर्जी जो है, आपका केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है आपका प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में, कि वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था इट कुड नॉट बी रिवर्स बैक, बट हियर एज यू कैन सी इट कैन बी रिवर्स बैक, सो इट इज रिवर्सिबल, एंड दैट्स व्हाई such type of cells can be recharged and can be reused. So examples, they can ask you examples of secondary cells. इसको हम लोग स्टोरेज सेल्स भी कहते हैं। याद रखिएगा कि सेकेंडरी सेल्स को हम लोग स्टोरेज सेल्स भी कहते हैं। ये चीज भी आप लोग अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको इसीलिए स्टोरेज सेल्स कहते हैं, जस्ट नोट इट डाउन, राइट द आंसर, such type of questions can be asked because these cells store electrical energy in the form of chemical energy during charging and convert chemical energy into electrical energy during discharging, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसको स्टोरेज सेल्स क्यों कहते हैं। क्योंकि इस तरह का जो सेल होता है आपका सेकेंडरी सेल, ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जब वो चार्ज हो रहा होता है, और फिर वो उसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वापस से फिर से कन्वर्ट कर देता है जब वो डिस्चार्ज है, मतलब जिस समय वो चार्ज नहीं हो रहा है, जिस समय उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए लीड स्टोरेज सेल हुआ या फिर निकल कैडमियम सेल हुआ, ये सारा आपका सेकेंडरी सेल्स का एग्जांपल है। तो अगर आपका इसका एग्जांपल पूछ दे तो यू कैन जस्ट राइट लीड स्टोरेज सेल, लीड स्टोरेज सेल हो गया, या फिर आपका निकल कैडमियम सेल हो गया, निकल कैडमियम सेल हो गया, ठीक है। ये दोनों आपका इसका एग्जांपल है। तो ये आज का हो गया आपका कंप्लीट यहां पर टॉपिक खत्म। सो लेट्स एंड आवर टॉपिक फॉर टुडे। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी, जो कि हमारा क्लास 9th का इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 था, जिसमें हम लोगों ने बात किया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि किस तरह से सवाल आपको एग्जाम्स में पूछ सकता है। इंशाल्लाह इससे बाहर कोई भी सवाल आप लोगों को नहीं रहने वाला है। तो बने रहे आप लोग मेरे चैनल ओएस फ्री लर्निंग में, सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक मेरी रीच हो। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।